नेक्स्ट अपन बात करेंगे जो आज का जो टॉपिक है वो कोई भी किसी भी तरह के नेक्स्ट अपन बात करेंगे आज का जो टॉपिक है वो कोई भी किसी भी तरह के एनीमिया के बारे में है। करेक्ट। और एनीमिया भी तीन तरह से होता है जनरली। और इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसके अंदर मैंने आयरन एब्जॉर्प्शन के बारे में बात करी थी और वहाँ पे पूरा का पूरा मैकेनिज्म मैंने देख लिया था कि किस तरह से आयरन एब्जॉर्प्शन होता है। जनरली जो एनीमिया होता है वो तीन तरह से होता है, या तो ब्लड लॉस हो जाने की वजह से एनीमिया हो जाता है। सेकेंड, हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाता है। करेक्ट। थर्ड है कि आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, उसकी वजह से हो जाता है। तो इन दिस वीडियो की अगर बात की जाए तो इसके अंदर अपन हीमोलाइटिक एनीमिया के बारे में बात करेंगे। और हीमोलाइटिक एनीमिया के अंदर भी कौन सा, एक इनहेरिटेंट की वजह से। इनहेरिटेंस का मतलब है वंशानुगत, मतलब कोई भी किसी भी तरह के जो जेनेटिक की वजह से जो होता है। करेक्ट। और वो कोई भी किसी भी तरह के एंजाइम, और उसके अंदर भी कौन सा, एक एंजाइम डिफिशियंसी के कारण। करेक्ट। और एक कौन सा एंजाइम, G6PD डिफिशियंसी के। तो ये जो वीडियो है ये एक इसके अंदर G6PD डिफिशियंसी के बारे में बात करेंगे, या अगर और हीमोलाइटिक एनीमिया के बारे में बात करेंगे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि G6PD डिफिशियंसी का, तब भी यही मेरे को यही करना है। अगर हीमोलाइटिक एनीमिया आ जाता है तभी यही करना है। जो ये वीडियो है जो इसके अंदर अपन कोई भी किसी भी तरह के फर्स्ट ईयर के अंदर बायोटेक और फिजियोलॉजी के अंदर भी मदद करता है। सेकंड ईयर के अंदर जब अपन पढ़ते हैं एक फार्माकोलॉजी और पैथोलॉजी, जबकि भी ये मदद करेगा अपन, क्योंकि मैं आगे जाके पढ़ूंगा यहाँ पे कि ये जनरेट एक ऑक्सीडेंट स्ट्रेस है, ये सेकंड ईयर में जनरली काम करते हैं फार्माकोलॉजी के अंदर। करेक्ट। कुछ ड्रग्स है। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि जो हीमोलाइटिक एनीमिया है, या इसको पढ़ने के लिए मेरे को PPP पेंटोस फॉस्फेट पाथवे पढ़ना पड़ता है। जनरली पेंटोस फॉस्फेट पाथवे होता क्या है कि इसके अंदर जो G6 जो ग्लूकोज फॉस्फेट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एक 6 फॉस्फोग्लूकोलैक्टोन। 6 फॉस्फोग्लूकोलैक्टोन्स कन्वर्ट हो जाता है 6 फॉस्फोग्लूकोनेट में, और फिर ये कन्वर्ट हो जाता है एक 3 कीटो फॉस्फोग्लूकोनेट में, और फिर 3 कीटो फॉस्फोग्लूकोनेट कन्वर्ट हो जाता है राइबोलोज 5 फॉस्फेट के अंदर। जब ग्लूकोज फॉस्फेट की अगर बात की जाए, करेक्ट, यहाँ पे जो ग्लूकोज पायरोफॉस्फेट है ये यहाँ पे जो ये कन्वर्ट हो जाता है 6 फॉस्फोग्लूकोलैक्टोन में, तो इसके लिए एक NADP रेस्पॉन्सिबल होता है। NADP है वो कन्वर्ट हो जाता है एक NADPH के अंदर। और यहाँ पे एक एंजाइम्स है G6PD डिफिशियंसी एंजाइम्स, ये रेस्पॉन्सिबल होता है इसको कन्वर्ट करवाने के लिए। होता क्या है कि ये पेशेंट के अंदर ये जो G6PD डिफिशियंसी एंजाइम की अगर डिफिशियंसी हो जाती है, जिसके कारण जो G6 जो ग्लूकोज फॉस्फेट होता है ये कन्वर्ट नहीं हो पाता एक 6 फॉस्फोग्लूकोलैक्टोन में, और ये सारा का सारा प्रोसेस नहीं हो पाता। करेक्ट। अगर ये दूसरी बात, इस एंजाइम की कमी हो जाती है इस G6PD डिफिशियंसी के अंदर, और ये जनरली एक लिंक रिसेसिव है G6PD डिफिशियंसी। जनरली मेल के केस की अगर बात करूँ तो मेल के केस के अंदर ज़्यादा चांस है। ऐसा क्यों है? क्योंकि मेल के अंदर जो क्रोमोसोम होता है XY होता है, फीमेल के अंदर XX होता है। मेल के अंदर अगर X पे अगर डिफेक्ट हो जाता है, करेक्ट, तो जिसकी वजह से ये कहने का मतलब मैं बोल सकता हूँ कि हीमोलाइटिक एनीमिया के चांस, ये G6PD डिफिशियंसी के चांस है। फीमेल के अंदर अगर दोनों पे होगा जब ही रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जो अपन पढ़ते हैं जब जेनेटिक पढ़ी जाती है, जेनेटिक, तो वहाँ पे जेनेटिक्स के अंदर अपन पढ़ते हैं कि जो मेल की अगर केस की बात करूँ तो मेल के अंदर जो XX होता है, मेल के अंदर होता है XY क्रोमोसोम, फीमेल के अंदर XX। मेल के अंदर अगर X पे अगर डिफिशिएंट है तो वो एक डिजीज़ होगा, और अगर अगर फीमेल की बात करूँ तो फीमेल के अंदर डिजीज़ कंडीशन दोनों पे होना चाहिए। अगर एक पे है तो वो कैरियर है, वो डिजीज़ नहीं है, और XX है सिंपल में तो वो नॉर्मल है। मेल के अंदर भी XY है तो नॉर्मल है। तो मैं मेल के केस के अंदर ज़्यादा चांसेस के। उसके बाद मैं नेक्स्ट में बात करता हूँ कि ये जो जितने भी मैंने यहाँ भी पेंटोस फॉस्फेट पाथवे हैं जनरली मैंने बनाया है, ये जितने भी मैं लाइन डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे, और ये जो पाथवे बता रहा हूँ, ये सारे के सारे हमारे RBC के अंदर जनरली होते हैं। उसके बाद मैं नेक्स्ट में बात करता हूँ कि यहाँ पे जो 2GSH है ये कन्वर्ट और ये GSHG के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। करेक्ट।
मतलब ये एक रिड्यूस ग्लूटाथायोन्स है और ये ऑक्सीडाइज ग्लूटाथायोन। ध्यान से देखिएगा इस डायग्राम को, ये GS है, ये भी GS है, यहाँ पे भी क्या है कि GSH है, करेक्ट। तो यहाँ से जब दो हाइड्रोजन अगर इनके अंदर मैं एडिशन कर दूँ, या यहाँ से अगर इनके अंदर दो हाइड्रोजन था, अगर उसका यहाँ पे ऑक्सीडाइज मतलब कह सकता हूँ कि अगर दो हाइड्रोजन अगर इसके अंदर ऐड कर दूंगा तो यही बात होगी, करेक्ट। सेम ये वाली, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है अगर ये इसका फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब ये कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक ग्लूटाथायोन्स का रिडक्शन हो रहा है। और ग्लूटाथायोन्स का जब रिडक्शन होता है तो उसके लिए एक दूसरा भी नाम है ग्लूटाथायोन्स रिडक्शन। और इसके अंदर NADPH है, जब रिडक्शन होता है ग्लूटाथायोन्स का तो उसके अंदर जो NADPH है वो एक NADP में कन्वर्ट हो जाता है, करेक्ट, रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाती है। उसके बाद में एक और नाम है इसका ग्लूटाथायोन्स डाइसल्फेट रिड्यूसिंग GSR। और उसके बाद में ये एक अगर मैं बोलूँ कि ये अगर इससे ये बन रहा है तो यहाँ पे ग्लूटाथायोन्स का परऑक्सीडेस हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब परऑक्साइड है वो वाटर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। और दूसरी बात कि जनरेट ऑक्सीडेंट स्टेज भी जनरेट होता है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि कोई भी किसी भी तरह का जो ग्लोबिन चेंज है वो नेक्स्ट है कि कोई भी किसी भी तरह का जो ग्लोबिन चेंज है वो ग्लोबिन चेंज कन्वर्ट हो जाती है, कोई भी किसी भी तरह ग्लोबिन चेंज डिजनरेशन हो जाती है। यहाँ जब ग्लोबिन चेंज डिजनरेशन हो जाता है, ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स का जब डीनेचुरेशन हो जाता है तो वो एक फॉर्म कर देती है एक मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स और फॉर्मेशन कर देती है हेंज बॉडीज़ का। और ये RBC है, RBC के अंदर ये जो अपन को पता है कि RBC के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, करेक्ट। और ये यहाँ पे ग्लोबिन ये जो ब्लैक डॉट्स है, मैंने ये बाहर वाली तो RBC है और ये डॉट स्ट्रक्चर है ग्लोबिन चेन है। और जब ये पास होता है हमारे मैक्रोफेज और स्प्लीन से, उसके बाद में ये जो हमारे ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाता है और ये सब ब्रेक हो जाती है, मतलब हेंज बॉडी है प्लग आउट हो जाती है, करेक्ट, टूट जाती है। और ये प्लग आउट हो जाती है जिसकी वजह से रिजल्ट क्या आ जाता है कि मेम्ब्रेन भी मेम्ब्रेन अगर ये प्लग आउट हो गया, बाहर निकल गया, जाहिर सी बात है जिसकी वजह से मेम्ब्रेन है वो डैमेज हो जाएगी। और जब मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है जिसकी वजह से एक्स्ट्रा सेलुलर हेमोलाइसिस होती है। एक तो डायरेक्ट हेमोलाइसिस भी हो सकता है परऑक्साइड का, एक एक्स्ट्रा सेलुलर हेमोलाइसिस भी हो सकता है, करेक्ट, हिंज बॉडी का ब्रेकडाउन होके। और दूसरी बात कि हिंज बॉडी है वो डैमेज हो जाता है सेल मेम्ब्रेन, अगर इसका सेल मेम्ब्रेन ही डैमेज हो जाए तो उसकी वजह से इंट्रावेस्कुलर हेमोलाइसिस हो जाता है। तो मैंने कहा कि तीन तरह से हेमोलाइसिस हो सकता है, या तो इंट्रावेस्कुलर हेमोलाइसिस भी हो सकता है। इंट्रावेस्कुलर हेमोलाइसिस कैसे होता है कि हिंज बॉडी का डैमेज होके सेल मेम्ब्रेन, हिंज बॉडी है वो डैमेज कर देती है हमारे सेल मेम्ब्रेन को, और जब हिंज बॉडी हमारे सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करती है जिसकी वजह से इंट्रावेस्कुलर हेमोलाइसिस हो जाता है। दूसरा डायरेक्ट हेमोलाइसिस हो रहा है। तीसरा एक्स्ट्रा सेलुलर हेमोलाइसिस, इसके अंदर क्या है कि मेम्ब्रेन ही डैमेज हो, करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कि जो हेंज बॉडीज़ हैं इसका सीन अपन देखते हैं कहाँ पे, एक सुप्रावाइटल स्टेन के अंदर, करेक्ट। और जब कोई भी किसी भी तरह की क्रिस्टल जो फाइबर है माइक्रोस्कोप में देखते हैं वहाँ पे इसका सीन देखते हैं अपन जनरली। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो यहाँ पे हिंज बॉडी एक तरह से किस तरह से, मान लो कि कोई भी किसी भी तरह का पाइप है और उस पाइप के अंदर दो तरह की एक थैली है, एक थैली के अंदर क्या है कि पानी है और एक थैली के अंदर कंकड़ भरती है, करेक्ट। तो जो अगर पानी की थैली को मैं पाइप में से खींचूंगा तो वो तो ईजी से बाहर निकल जाएगी और कोई भी किसी भी तरह का कुछ भी नहीं होगा, उसकी मेम्ब्रेन वैसे की वैसे रहेगी। बट जिस थैली के अंदर कंकड़ है अगर उसको मैं बाहर निकलता हूँ तो उसकी जो मेम्ब्रेन है वो थैली बाहर से फट जाएगी, मतलब उसका जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो जाएगा। तो यहाँ पे मेम्ब्रेन डैमेज हो रही, वो उसी तरह से है हिंज बॉडी। ये बाहर की तरफ मैंने थैली समझी और अंदर की तरफ जो कंकड़ है, कंकड़ क्या है, ग्लोब्यूल्स, समझने के लिए, करेक्ट। तो उसके बाद में नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कि ये जो यहाँ पे मैंने कहा था कि रिड्यूस ग्लूटाथायोन्स है, ये एक ट्राइपेप्टाइड है। ट्राइपेप्टाइड के अंदर किस ग्लाइसिन है, ग्लूटामीन्स है और सिस्टीनिन, करेक्ट। सिस्टीनिन की अगर बात करूँ तो SH बॉन्ड है जनरली इसके अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कि अपना काम तो यहाँ ही ख़त्म हो जाता है, बट सेकेंड ईयर के अंदर जो फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो एक जनरेट ऑक्सीडेंट स्टेज भी पढ़ते हैं अपन जनरली वहाँ पे, तो वहाँ पे एक इन्फेक्शन पढ़ते हैं, एक ऑक्सीडेंट ड्रग पढ़ते हैं, एक फूड के बारे में बात करते हैं।
इन्फेक्शन की अगर मैं जब भी बात करता हूँ तो इन्फेक्शन एक्टिवेट्स WBC, इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन हो जाने की वजह से वो एक्टिवेट्स हमारी WBC एक्टिवेट हो जाती है, करेक्ट। मान लो G6PD डिफिशियंसी हो गई पेशेंट के अंदर, तो उसके अंदर हमारी जो इन्फेक्शन हो गया, तो इन्फेक्शन हो जाने की वजह से उसकी WBC एक्टिवेट हो गई, और जब उसके WBC एक्टिवेटेड हो गई तो जाहिर सी बात है कि वहाँ एक फ्री रेडिकल्स है, वो फ्री रेडिकल्स का प्रोडक्शन हो जाता है, करेक्ट। सेकंड में बात करूँगा ऑक्सीडेंट ड्रग। अगर जिस पेशेंट के अंदर G6PD डिफिशियंसी की डिफिशियंसी है, मतलब इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की अगर डिफिशियंसी है, नाम से पता चल रहा है ना, जी मीन्स ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, मतलब फॉस्फेट की कमी है, डिफिशियंसी। तो मैं उस पेशेंट को ये ऑक्सीडेंट कुछ ड्रग्स है ये नहीं दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी उस पेशेंट के अंदर G6PD डिफिशियंसी है। अगर मैं उसको दे देता हूँ तो उसकी वजह से ज़्यादा चांस हो जाता है, करेक्ट। तो एंटी ऑक्सीडेंट ड्रग कौन कौन से हैं? एंटी मलेरियन ड्रग्स है फर्स्ट, सेकंड है प्री मलेरियक्यून्स है, थर्ड है सल्फोनामाइड्स है, फोर्थ है नाइट्रोफ्यूरन टेस्ट है, और नेक्स्ट है एक डोपासोन है, और एक है नेलीडिक्सिक एसिड, करेक्ट। ये है सारे। उसके बाद में नेक्स्ट मैं बात करता हूँ फूड के बारे में, विष या फावा। विष या फावा आपने नाम सुना होगा, जब कोई भी किसी भी तरह के नेट की प्रिपरेशन करते हैं, वहाँ पे जब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ी जाती है तो वहाँ पे विष या फावा के बारे में अपन बात करते हैं, करेक्ट। विष या फावा की अगर फावा बीन की अगर मैं बात करता हूँ तो फावा बीन्स की जनरली सब्जी बनाई जाती है और ये यूज़ होता है। तो ये जितने भी अगर मैंने जो बात की है, जो सारा का सारा प्रोसेस, ये हीमोलाइटिक एनीमिया के बारे में है जनरली। और जब हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाता है जिसके कारण हमारे जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की कमी हो जाती है, करेक्ट, और जिसकी वजह से ये सारा का सारा प्रोसेस नहीं हो पाता, प्रोसेस यहाँ ही रुक जाता है, और ये सारा का सारा मैकेनिज्म मैंने पढ़ लिया है। और आई होप कि इस टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा कि G6PD डिफिशियंसी क्या है, हीमोलाइटिक एनीमिया क्या है। तो जनरली एनीमिया 3 तरह से हो सकता है, ब्लड लॉस की वजह से हीमोलाइटिक एनीमिया और RBC का डिस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे मैंने हीमोलाइटिक एनीमिया के बारे में बात की है। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था वो कोई भी किसी भी तरह का आयरन एब्जॉर्प्शन के बारे में बात की है। थैंक यू।